Good morning. I request Shri Anuj Agarwal ji for his deliberation on cyber security. मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे. Right, sir, we can hear you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आज के इस कार्यक्रम में सीए देवेंद्र जी, चेयरमैन सीआईआरसी, सेक्रेटरी सीआईआरसी, सीए अतुल अग्रवाल जी, सिकासा चेयरमैन सीआईआरसी, और हम सभी के प्रिय सीए अनुज गोयल जी, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम में मैं आज शामिल हो रहा हूं, मैं उनका और अन्य सभी सीए मित्रों का स्वागत करता हूं. मेरे बारे में बताया गया कि मैं साइबर गुरु हूं. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम सभी एक ही स्तर पर हैं. कोई किसी क्षेत्र में और कोई दूसरे क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा काम कर लेता है. आज के इस कार्यक्रम में हम साइबर क्राइम का कॉन्टेक्स्ट, कि ऐसा हम क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी हम जरूरत क्यों पड़ रही है, कंटेम्परेरी साइबर इश्यूज क्या हैं, इसकी हमें क्या कॉस्ट आ रही है, और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंडर थ्रेट्स कहां से आ रहे हैं, कॉमन थ्रेट्स कौन से हैं कॉर्पोरेट के लिए और पर्सनल के लिए. क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसी एंटिटी है जो फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल है. अगर किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी बिजनेस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, टैक्स प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो जो प्रमोटर होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो सबसे पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉल करते हैं कि सीए साहब जरा देखिए ये समस्या आई है. So CA is the first port of call for any kind of issues. So CA is a very multifaceted profile, और हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को सभी तरह की चीजों के बारे में जानना जरूरी है. अब चूंकि कोविड की वजह से कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल्स, बैंक सभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. एक कारण और भी है कि चूंकि सड़क पे पुलिस ज्यादा है और लोग कम है, तो जितने भी क्रिमिनल पहले फिजिकल वायलेंस और फिजिकल क्राइम करते थे, अब वो सब साइबर वर्ल्ड में आ गए, क्योंकि सड़क पे तो क्राइम करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है. फिर हम थोड़ा सा समझेंगे वायरसेस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर क्या है, वाटरिंग होल अटैक्स क्या है, इनसे कैसे डील करें. सिंपल तरीके, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके. वी विल नॉट गेट इनटू टू मच ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस. यस, दे आर वेरी मच देयर, बट देन वी विल लुक एट द हाइजीन एंड एटिकेट इश्यूज so that we can control 60, 70, 80% of our issues ourselves without even going to any cyber expert. We will also go by the law related to IT technology, cyber IT Act के बारे में बात करेंगे. जैसा कि बार बार हो रहा है कि बैंक ऑडिट है या और दूसरे काम है, घर बैठ के काम कर रहे हैं सभी लोग, तो लीगैलिटी क्या है, डिजिटल सिग्नेचर क्या हम लगा सकते हैं, अगर हमें कोई एग्रीमेंट करना है, हमारे कॉर्पोरेट को कोई एग्रीमेंट करना है, आज तो कोई डॉक्यूमेंट आ ही जा नहीं सकता, कुरियर ही नहीं चल रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. कहीं भी आप अगर देखें तो कोई कुरियर कोई भी नहीं चल रहा है, सारी एयरलाइंस बंद हैं. तो काम तो नहीं रोका जा सकता, ना रोकना चाहिए, लेकिन हमें वो कौन सी लीगल सावधानियां बरतनी हैं ताकि हमारा काम बाद में चैलेंज ना हो जाए, सिर्फ इसलिए कि हमें जानकारी नहीं. तो हमें इस सब को देखना है. डेटा प्राइवेसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका भी ध्यान बनाए रखना है, उसको अपने नजर से नहीं जाने देना है. मेरा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. मैं चेयरमैन हूं सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइंसेस का एडवाइजर भी हूं. मिनिस्ट्री ऑफ होम में कई सारी मिनिस्ट्रीज में विजिटिंग फैकल्टी हूं. आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूं, और मैंने अभी एक किताब लिखी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, साइबर क्राइम फर्स्ट रिस्पॉन्डर गाइड, which is basically useful for the cyber crime investigation as well as the digital evidence. विजिटिंग फैकल्टी हूँ इंस्टीट्यूट्स में, चैम्बर्स में, और करीब करीब पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी पुलिस यूनिट्स हैं उनका मैं ट्रेनर हूँ. EOW
बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, इसके अलावा NIA, CBI, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, टैक्स कमिश्नरेट और तमाम जुडिशरी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को मैं ट्रेन करता हूं। गूगल पे अगर आप साइबर लॉ स्पीकर या साइबर क्राइम स्पीकर डालेंगे तो मेरा नाम पहले दूसरे नंबर पे आता है। तमाम मीडिया हाउसेस इंक्लूडिंग ऑल टीवी चैनल्स, दे कीप ऑन टेकिंग माय बाइट्स, माय थिंकिंग एंड दे कॉल मी आल्सो। अभी तो चैनल्स पे जाना थोड़ा बंद किया हुआ है, घर से ही उनको बाइट्स दे देते हैं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से माइक के सामने जाने में डर लगता है, क्योंकि वो माइक तबलीगी जमात वाले भी यूज करते हैं, दूसरे लोग भी यूज करते हैं, तमाम लोगों से वो इंटरव्यूज लेते हैं। करीब करीब 100 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मैं बोल चुका हूं साइबर के ऊपर। हाई कोर्ट जजेस, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी लोगों से मैं बात करता रहता हूँ। डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार हमेशा एनकरेज करते हैं हम लोगों को, सभी लोगों को। अजीत डोवल जी। अब हम सर थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कुछ मेंबर्स हमारे साउथ और बाकी सब जगह से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो हिंदी का कम करें। सेलिब्रेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मिक्स कर दीजिएगा। Okay. Thank you sir. I was about to ask this question whether we have people only from the CIRC, but it has been clarified that we have members all across the country. So we will have a good mix of Hindi as well as English, so that nobody is left out. Fortunately, almost everybody understands English more, and obviously the Hindi. So far we have trained more than 5,000 personnel on police and law enforcement agencies, and 600 plus judges and public prosecutors. We conduct cyber crime investigations and economic offenses, fraud investigations, and for online retailers, GDPR and privacy compliance consultancy, email, WhatsApp, Facebook, all kind of social media investigations for the law enforcement as well as the private sector. Boardroom and other data theft, which is becoming a major menace for all the professional bodies, professionals as well as the corporates. Because data is the oil, data is the value, and this is probably one of the easiest thing to steal. I will just let you know that very recently the data from the Wuhan lab, from where this virus COVID is likely to be originated, has also been stolen. So this is something very, very critical for all of us. We also conduct a vulnerability assessment and the penetration testing. You see what happening, that all of us are now keeping our information on the websites, on the servers and on the computers, without knowing that all these places where we are keeping our information, even if we are using some username and password, there are a lot of gateways through which a cyber expert or a hacker can make an entry. I tell you, we are recently doing one of the assignments, and it is a Indian multinational company, engineering company, doing something fantastic. But their websites and their servers are so much open, as if we go and knock at your door and you, being friend Devendra ji, will open the door and say, okay, Anuj ji, I am, please come in, no? And we get to know your entire place. So their website is so much open that even their patent information is so much available to us. And this is a function which we do. This is called vulnerability assessment and penetration testing, through which it can be figured out that how secure your server, your machine, your internal network is. Digital evidence analysis. So far so good. If you can secure yourself, nothing like it. What if some incidents happens? Then the analysis of that incident happens. Almost all crime scenarios, all fraud scenarios today, the digital evidence is the first to be looked for. And then we also help in the SEBI, RBI, RDI mandated cyber security framework compliance. Now, what are the cyber risks? Cyber risk, the first risk is obviously the cyber crime. What is the cyber crime and what is so unique about the cyber crime? See, in a typical crime, there is a victim and there is a perpetrator. In a cyber crime, the perpetrator can also become the victim later on. शिकारी खुद यहाँ शिकार हो जाता है. How?
I can use my own computer or my phone to conduct a cyber crime against somebody, but then that somebody can also conduct an operation and hack or create some kind of a cyber incident into my computer or mobile. So cyber crime is a very unique kind of a crime in which a victim can always be a perpetrator and vice versa. Now, what are the major threats which we are suffering as an organization or as an individual? The topmost is obviously the advanced persistent threat. Be it any organization, BFSI, particularly the banks, the financial institutions, the organizations you are having the internet IP, intellectual property, and the government department, the defense, policy makers, they are always at the risk of being breached by some cyber criminal. But as we see in a lot of movies, that a cyber criminal just sits on a computer and does some commands and he is able to hack or able to see the data on the remote computer, but that's never the case. These cyber criminals work for a very, very long time before they can make an entry into the resources, the computer resources, because anybody who is keeping a computer resource will definitely be having good amount of security. Nobody who is having sensitive data and he is a big organization, be it private or government, will not be leaving their data without any kind of a security. The average a hacker is spending in a network is 229 days. So these are called advanced persistent threats. So even if today or tomorrow you see your system and find there is no problem, it does not mean that you are not on the scanner of a cyber criminal. A cyber criminal, the methodology is very simple as in a physical crime. That a person who is interested in your data, in your information, will make very small inroads. First of all, he or she will come and look at your entire security infrastructure, your entire infrastructure, and find out where there is a weak place. And from that weak place or an open gate, which is also known as port, they will make a very small entry and leave a small malware inside. That malware will start moving inside your network slowly and trying to figure out where are the important information kept. And after a few months of this entire reconnaissance exercise, that particular malware will open a big door from inside and allow the cyber criminal to make a large connection, a big connection, a fast connection through which that hacker can simply copy your data. Most of the time, the people will not even come to know because the information is intact. It is not deleted. It is not tampered. It is only that a copy has been made. So this is another unique feature of a cyber crime, that the person against whom the crime has been committed, he may not be even knowing later on that he has actually been hacked, this data has been stolen. Now how this whole thing happens, as I have told you, this is through the perimeter and insider breach. Most of the time the hackers are actually not coming from outside because it is very, very difficult to breach the cyber security if there is some security. So they will keep on waiting for somebody from inside to commit a mistake. In a research conducted was found that 66% of the cyber breach has happened because people from inside the organization voluntarily or involuntarily has allowed a cyber criminal access. Let me just recall you the incidents in the Iran. Iran had a very flourishing nuclear bomb making program, and many powers like US and Israel, they were all trying to reach to these nuclear reactors, but their security was good. So in a very ingenious operation, the Americans and Israelis, they have built a very good malware, but the problem was it was not reaching inside the nuclear reactors. So one fine day in one of the
cafes, they have thrown a lot of pen drives laced with this malware, and some of the scientists and other people who used to come to those cafes for lunch, dinner, coffee, etc., they picked up those free lying USB drives and inserted those drives inside their computers, and that malware became active, and that malware from inside opened the door for the outside cyber experts to gain entry. And after doing that, their machines were inside by the malware itself. So there was no physical attacks, but their machines, 80% of their machines, which were of a particular make from Germany, they were destroyed by overspeeding. So, you know, the breach or the cyber criminal is not always from outside. Majority of the time it is because of the lack of discipline, etiquette, and some voluntary action of the insiders that the breach happens. Email spoofing and email server compromise. You must have listened from some or the other of your clients, especially the exporters who receive a lot of money from overseas customers, that some of their customers would have received an email saying the company's banking details have changed. So the next payment, $44,000, which is likely to be made, kindly make it to the new account, which is designated in euro currency in some European nation. And later on, when you figure out, when you ask the customer why I am not receiving my payment, they will say that since you have sent us from your own email ID, please mind that this email is actually gone from your own email ID, and it says our banking details have changed. It has all the documents completely. So how it is happening? This is one of the major problems. Data theft, obviously. In last 1 week or so, I would have received more than 10 calls saying we have received an email which says that this is your password for your Gmail. We have all your other data. If you do not pay so many Bitcoins, we are going to send it to 50 of your known people, all your action, the XXX websites you have visited in last 10 days, 20 days, as well as your important personal data, so immediately pay. Now the credential stuffing is something which is on rise very much these days, and these data is available across the dark web for sale. So if I want to buy the credentials, the Zoom account detail or the Gmail account or the credit card data, say from Kanpur, so I have it available on the dark web, 5 rupees to 500 rupees per credential, I can buy it easily. So this is another major threat which is there. If you look at this particular slide, this is basically those dark web markets which are there. You can log into those markets and using the Bitcoins. You can buy all sorts of illegal stuff. You want to buy drugs, it is available. You want to buy credit card details, they are available. You want to buy weapons, they are available. So all this is there. So this dark web is considered to be 90% of the entire internet. So whatever we are accessing through Google is probably 5 to 10% of the internet. And the bigger part of the internet, which is called dark web, is 90%, and you can get a lot of illegal and unholy, and you can also buy cyber weapons and cyber tools. So if lot of people are actually not doing the cyber hacking themselves, they are actually buying the tools, as well as there are people who are available, who are making their services available. So you say, I want to do this hacking, and you have the tools bought from the market, you have the hackers hired from the market, they will do it for you. So this is a major threat which is emerging these days. Ransomware, obviously,
a very unique thread in which no data is stolen, but the data is encrypted on your computer itself, and you cannot use it unless you pay the bitcoins or some cyber expert is able to help you. Not all ransomwares can be decrypted, but yes, some of them can be decrypted. Another kind of a dimension to the cyber crime is the woman employee harassment. So in your office, men and women, they both work, an inclusive office, but some people using social media or official email ID, etc., sending the harassing or the obscene kind of a material to the woman employee, and these offenses are considered very strictly by the law enforcement authorities. They are 5 to 7 years imprisonment. But if the investigation is done, the office IP will appear, and the owner of the office, be it a corporate, the directors, or if it is CA office, the CA will be made liable to all these kind of stuff. Wireless and other password breaches. So I am sure everybody is using more or less the wireless while connected to this particular webinar. People standing outside your house are also having access to your wireless. The only issue is the password. So if the wireless password, the Wi-Fi password can be breached, anybody can log in from your internet and post whatever he or she wants. But in the investigation, only your IP will come, and that will become a problem. Website defacement and hacking, I'm sure everybody is aware. So we are now going to discuss a bit of cost. That what is the cost of data breach? Please understand, you are spending time on the cybercrime webinar or this session because you believe that the data which you are having and everything is now in your database, in your computer, it is having lot of value. So the context is, what is the value of this data? As a chartered accountant, there would be a lot of valuation questions keep coming to you, I'm sure. And some of those questions would be relating to the valuation of the companies which are having nothing else but the data. For example, Snapdeal or Amazon, where the physical assets would be almost nil. Everything would be on hire, but they are valued in billions. I have heard that the Flipkart recently was valued at $16 billion when their acquisition took place by Walmart. So now what is they are having which is valuable? It is basically the data which they are having, and the data or the valuation of that data is considered to be $150 per record. Per record, the value is $150. It depends and it changes from industry to industry, but that is the typical cost. Now, if this data is stolen, the entire value of the company is gone. That is one thing. And the other thing is the data protection law, which is in the form of the bill in our country, but in Europe and many other jurisdictions, it is already in place. And the penalties is up to 4% of the global turnover. And in some jurisdictions, there are some jail terms. In our jurisdiction also, there is a jail term up to 3 years as per the current IT Act. All the offenses are cognizable. Now I'll discuss about something very, very interesting, and you must be thinking that we are not making it complicated while we are actually making it simple. The watering hole attacks. So what is a watering hole attack? Anybody, any idea? It looks like something very, very complicated. No. A watering hole is simply any place where the water is stored. For example, a pond, जैसे एक तालाब होता है, उसी को हम लोग watering hole कहते हैं. Now the question is, how come watering hole coming into this discussion? Okay, I'll tell you.
let's first understand what is the purpose of this watering hole. So if a lion wants to make a kill in a jungle, what is the best place? Probably the watering hole. Why? Because all the animals are coming to this particular place. While a lot of animals are coming to this place, the chances of success of a kill is definitely much better here. Now, please understand that the human brain is one of the best thing, the excellent thing. It can beat any supercomputer anytime. But it has only one limitation, that it can conduct only and only one activity at one time perfectly. So it is designed for single tasking. That is one reason that if you look at the traffic cops, they will say, no, don't drive while you are talking on the phone. So when an animal is drinking the water, that animal becomes busy with the drinking activity, and that is the time where the attention is less. So if a lion is attacking that particular animal, the rate of success becomes more. Now why we are discussing this in this cyber discussion? Because we have a lot of watering holes in the internet. So all our social media platforms, Facebook है, WhatsApp है, वो इंटरनेट के वाटरिंग होल्स हैं. आप अपने चारों तरफ देखिए, ये जो वाटरिंग होल्स हैं, जो फेसबुक है, इसमें हर कोई जुड़ा हुआ है. एवरीबडी इज नाउ ऑन द फेसबुक. और जब फेसबुक पे पढ़ रहे होते हैं, उसमें जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं, उस पर हम लोग कंसंट्रेटेड होते हैं, तो दुनिया जहान में कुछ भी हो रहा है हमें पता नहीं चलता. जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है, उस समय उसकी फ्रेंड लिस्ट में अगर कोई साइबर क्रिमिनल है, तो वो आसानी से उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है. बिकॉज all those people, those 5,000 people in our friend list in the Facebook, or the people, lot of people on the groups who are connected to us on the WhatsApp, are not all good people. Some of them may be criminals with the changed profile, because on the Facebook and other social media platform there is nothing like KYC. So anybody can put anybody's photograph and write whatever good or bad name he or she wants. They can write something very, very interesting about themselves. So somebody was approached saying that I am a successful businessman working in a developed countries, and the talk went on, and those two people became very close on the WhatsApp. And the person from the America, the businessman, proposed sending a gift of 1 crore to the friend on this side of the divide, and she said, no, that's not the way. Our friendship is platonic, our friendship is this and that. But that person says, no, it is a gift, and I have a lot of money, and we are so close. In any case, जो हमारा है वो आपका है. And that gift started from US. And a week or so, and the courier called up saying that gift has been stopped at the custom, and they are asking. Organize भी करते हैं ना. And that these custom people are asking 5 lakh rupees to clear that gift, and the friend from the US says, don't worry, and this India people will not understand the value of the love and affection a person is having, and they are coming in between. But don't worry, you pay, and in any case I am coming very soon. Now in the current scenario I cannot say next month because all the flights are cancelled. So whenever next that person is coming, he is going to pay for that 5 lakh. Now the person here is thinking that even if I am not able to get that 5 lakh, that 95 lakh is definitely I am having. So that 5 lakh rupees is paid, and that person, that courier and that banker and everybody is now gone. That friend is gone. So these watering hole attacks has become a major problem individually to all of us, as people believe that the person on the other side sitting on the social media is a real person. Another personal issue, the revenge porn. So what is revenge porn?
This is becoming a very disturbing trend these days, that the people who are in a relationship, they insist on exchanging nude photographs and videographs, and this is not happening only in cities. I keep coming to know about these things happening in the remote villages in the Uttarakhand. So once this relationship goes sour, some of the person will share that nude video or photo on the social media. So that becomes a revenge porn. So that is another misuse of social media. Email spoof and money transfer. I remember calling many of my CA friends early in the morning, saying I have received an email from you which says that you are stuck in Japan or UK, your passport is stolen and you have got absolutely nothing and you need urgent help. And you have given an account number which says please send $500 and I am not contactable on phone because my phone is not working. Only you can contact me on this email. And that if I look at that email address, that is perfectly from that CA friend. So many such emails are floating around, and this is becoming another method of causing some kind of a cyber incident. Some of these emails are coming from the banks. Some of these emails are coming from the purportedly from the income tax department saying your refund has come. Please click on the link to redeem your income tax immediately within next few minutes, where they would be expecting you to enter your personal financial details, for example, your PAN card number, your bank details, and then they will expect you to share that security code, which is basically a banking transaction OTP. And this is happening quite a bit. This is happening quite a bit. So I'm just talking about few of the challenges. Of course, if I keep on discussing about each and every challenge, I think a day would be less. But we definitely have time constraint, as well as I would like to cover other aspects and then take a lot of questions. I'm sure everybody would have one or the other question. Ransomware, as I have told you, there are many ransomwares which are floating around, and again because we cannot name, a lot of people from the professional fraternities as well as the professional institutions recently have been hit by ransomwares, and they reached out to us for help and support. Yes, we did try our best, but in most of the ransomware attack, providing help becomes difficult because the encryption keys, which are 256 bits, are difficult. Although we had been able to decrypt quite a few ransomware keys as well as bit lockers, which have been put by criminals as well as insiders. But yes, the risk remains. Now we would not get into major details in terms of the corporate threats, because I'm sure most of you are fully aware, and we will take up these more into the question and answer session. We will now move towards how to tackle this and how to avoid these, and then we will go a bit on the legal side, that what is the legal position with regard to the crimes, with regard to the data, and with regard to the working from home, and with regard to the digital signature and the people who are using the signatures as a scanned copy. First of all, if you want to avoid a cyber attack in your organization, be it your firm or be it your client's corporate organization, you must establish company's IT policies. Now these IT policies are not
only your IT hardware policies. These are your IT hardware, IT software, IT network usage, as well as data privacy and legal policies. So you will have to have a mix of a techno-legal policy. So somebody, for example, is copying data in your office and you say, why are you doing it? He can come back to you saying, you never stopped me, you never said, no, don't do it. Very similarly, that if your kid is doing something nuisance, now who is responsible for that? It is not only that kid who is responsible, it is me and you are also responsible, because we also need to tell the kid that what is right, what is not right. Okay. So very similarly, we all need to tell our office staff that what is the policy of your organization, what you can do, what you cannot do. Whether you can transfer the personal data on the personal Gmail or you cannot. You will have to tell it time and again as part of the policy to all your people, and not only your employees but your vendors, your customers, anybody who is visiting your place. What if your employee's friend is visiting your office and that employee is providing in the Wi-Fi password and that friend is committing some cyber crime using that access? Who is responsible? Of course, the company owner or the office owner. But we need to have a very strict policy in place by which we make our staff aware about the risk, as well as put some amount of liability on them. So for that to happen, we need to have the policies in place. Other than that, what are the tools available to achieve security? Encryption. You do send a lot of files to your clients and to other people on emails or through the pen drives. Although it is all avoidable, the fact of the matter remains that you need to do it. Actually, you need to do it. Now, if you need to do it, then how to secure? So the one method is that you have some kind of an encryption installed between you as well as your clients, so that whatever is going out of your office through whatever means is encrypted, and only the designated recipient is able to decrypt and utilize it. You also need to implement a firewall. Now, a lot of people will think that our office is a very small office, only 5 people or 10 people working, and a firewall is a very, very costly affair. I must tell you that not all good firewalls are costly. There are firewall solutions which are available, which are really cheap. They are cheaper than your thought. If you are thinking about X or Y amount of money, they are cheaper by X by 10. So a firewall is always a good solution to be implemented in your office, whatever small or big office you have. The third thing, which is also very important as you are working from home, even for the bank audit, is the use of VPN. When you are connecting to your office or any corporate environment or even to banks, one is that you straight away go and connect to their network. Now, all such networks are always has this risk of man in the middle attack, so that between you and that bank's connection, a third person with some cyber expertise can connect and steal your data. But if you are using the VPN, the data transfer would be encrypted, as well as there would be a tunnel, a private tunnel established between you and the target data center or the target organization's server. So it is as good as you are having a private communication channel, although you are using the public internet channel. So VPN, and again I must tell you that VPN is not at all a costly solution. There are effective solutions which are
much cheaper than your thought. And we keep on advising and providing these solutions to all our clients so that they can securely utilize those technologies which are otherwise reserved for the large organizations. So if you look at various large organizations, be it TCS or Microsoft, they had been practicing this work from home not from now, from last 10, 20, 30 years. All the data which we are working from India to US for the large organization is secured. But now even smaller organizations have access to these technologies at a much cheaper price. You know, you can even have a VPN available for 5,000 rupees. You can have a firewall installed for 25,000 rupees. So it is not at all costly. Since 25,000 rupees is a very small amount as compared to $150 for each individual data breach. So if you would have lose to 100 customer data, which will cost you at least 10 lakh rupees, right? This is a much cheaper, and obviously if there is a data breach, the customer will never like to work with a chartered accountant where the data has been breached. So these are some of the small effective technical solutions. Security policy is very important. So what you need to do, you need to go for IPDRR: identify, protect, detect, respond and recover. So in case there is still an incident, what you need to do is you need to identify, you need to protect yourself, you need to detect, give a response and recover. Business continuity process is very important, because despite all your protections made available, you can still have some kind of a problem coming up, and for that you need to have a response as well as a recovery procedure already defined in your organization. At the beginning, you need to do is by making a training. So I am very happy that around 250 plus people probably are watching this discussion, and this is the first step towards a training. I will not call it a formal training because we are discussing very informally, but then this is one way, you know, until as you become aware or your staff becomes aware about the issues, they cannot be expected to handle those issues. As we will take up the question once we finish, we will now quickly look at some of the legal provisions, the IT Act and the cyber law as currently available in our country. The Information Technology Act, the IT Act is one of the stringent laws in this country where the offenses are all cognizable. आप में से कितने लोग cognizable offense को याद कर पा रहे हैं? आपने कभी न कभी पढ़ा जरूर होगा, लेकिन ये आपका बहुत फोकस एरिया नहीं है तो आप शायद भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिला दूं। Cognizable offenses वो होते हैं जिसमें जो परपिटेटर ऑफ क्राइम है, क्रिमिनल है, वो FIR रजिस्टर होने के बाद इमीडिएटली अरेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए किसी वारंट की प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं होती है। तो IT एक्ट में जितने भी क्राइम डिफाइंड है वो सारे के सारे कॉग्निजेबल है और इमीडिएट अरेस्ट कैन बी डन। तो बहुत मशहूर एक केस हुआ है IT एक्ट का, जिसको baji.com अरेस्ट केस कहते हैं। इसमें दो स्कूल के बच्चों ने एक पोर्नोग्राफिक क्लिप baji.com, जो कि बाद में ebay.com ने उसको बाई भी कर लिया था, उस पर अपलोड कर दी सेल के लिए। और जब इसका पता चला तो जो अवनीश बजाज उसके डायरेक्टर भी थे, CEO थे, ही वाज एन इंडियन अमेरिकन,
उनको दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 67 में अरेस्ट किया, पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सीन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एंड दिस सेक्शन हैज जेल टर्म फ्रॉम 5 to 7 years। इसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड इज वन ऑफ दोज सीरियस ऑफेंसेस। Offenses by companies. Now, the concept of vicarious criminal liability is very well ingrained into the IT Act, which is very similar to many other tax laws, GST और IT Act, जहां पर कंपनी में कोई ऑफेंस होता है तो डायरेक्टर्स और की मैनेजरियल पर्सनल को, और आजकल तो कई बार ऑडिटर्स को भी अरेस्ट कर लेते हैं। तो सेक्शन 85 of the IT Act says that where a person committing a contravention of any of the provisions of this act or of any rule, etc., etc., a person who was in charge of and was responsible to the company for the conduct of business shall be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, which in effect means the key managerial personnel, which includes obviously all the directors, company secretary, CEO, CFO, etc., etc. Some of the other offenses which are defined, which are again very, very important for all of us to know. If any person without permission of the owner or any other person who is in charge of a computer system or computer network, वो किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम को सिर्फ एक्सेस करता है, तो आपके फोन को किसी ने सिर्फ एक्सेस कर लिया, देख लिया, तो भी ये IT एक्ट के मुताबिक एक ऑफेंस है। किसी भी तरह का डेटा डाउनलोड करना, कॉपी करना, एक्सट्रैक्ट करना, किसी भी मेथड से आप अगर कोई वायरस या मेलवेयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर आपने एक ईमेल भेजी है और उसमें कोई वायरस आप भेज रहे हैं, भले ही आप उसमें एक डिस्क्लेमर लिख देते हैं कि इससे अगर आपको वायरस मिलेगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो ये डिस्क्लेमर का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने किसी को वायरस भेज दिया है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इससे आपको बचना है, क्योंकि अगर उसको कोई डैमेज हुआ, कोई डेटा लॉस हुआ, किसी तरह का उसका कंप्यूटर चलना बंद हुआ, कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई, तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। इसके अलावा आप अगर किसी व्यक्ति को किसी साइबर क्राइम को करने में मदद करते हैं, provides any assistance to any person to facilitate access to a computer system or computer network, तो भी आप IT एक्ट के हिसाब से क्राइम के जिम्मेदार होंगे। और बहुत ही मजेदार इसमें एक सेक्शन है, charges the services availed by a person to the account of another person by tampering with or manipulating any computer system or computer network। तो मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बता दूं कि हमारे पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं और सुबह सुबह मुझसे कहने लगे कि अग्रवाल साहब आप बढ़िया आदमी नहीं है। तो मैंने कहा साहब ऐसी क्या बात हो गई, सब कुछ तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपने अपने वाईफाई कनेक्शन का बिल पेमेंट नहीं किया। तो मैंने कहा कि क्या आप मेरे वाईफाई कनेक्शन की जो कंपनी है, जो BSNL है, क्या आप उसके कलेक्शन एजेंसी ले लिया है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा इंटरनेट बंद हो गया है। तो मतलब वो मेरे वाईफाई से अपना वाईफाई कनेक्ट करके चला रहे थे और मेरी बिलिंग बढ़ती चली जा रही थी। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपका वाईफाई या कोई भी आपका रिसोर्स यूज करता है और जिसकी बिलिंग आपको होती है, तो जिम्मेदार वो खुद होगा। अब सवाल ये आता है कि मैंने कमजोर पासवर्ड लगाया था या पासवर्ड लगाया ही नहीं था, तो जिम्मेदारी किसकी है? तो लॉ में पासवर्ड लगाना कोई जरूरत नहीं है। पासवर्ड तो हम प्रीएम्प्ट करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए लगाते हैं, लेकिन कोई पासवर्ड लगाए या नहीं लगाए, दूसरे के नेटवर्क में बिना उसकी परमिशन के एक्सेस करना और कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिससे उसको बिलिंग आए, उसका डेटा चोरी हो जाए, वो एक ऑफेंस है जिसकी सजा 3 साल बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माना है, और ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है। इसके अलावा पोर्नोग्राफिक मटेरियल को अपने कंप्यूटर में रखना, पोर्नोग्राफिक मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एक्सचेंज करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्राइवेट में व्यूइंग करना, ये सब के सब सीरियस ऑफेंसेस हैं और इसके लिए काफी बड़ी 5 से 7 साल की सजा IT एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड है। इसके अलावा 2
ऑफेंसेस में आपको और ध्यान दिलाना चाहूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत खास तौर पे जरूरी है उसको समझना। 66C, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। तो अगर आप किसी की आइडेंटिटी चुराते हैं, तो कोई सीए आर्टिकल है या उसका 3 ग्रुप क्लियर हो गया है और वो अपने आप को सीए बताता है और सीए के नाम से सिग्नेचर करता है, चाहे वो सीए जो उनके सीनियर हैं उनकी मर्जी से कर रहा है या उनकी मर्जी के बिना कर रहा है, वो आइडेंटिटी थेफ्ट मानी जाएगी। फिर है हमारा पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। तो अगर आप किसी की कोई भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, इम्पर्सोनेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे पता चला है कि जो सोशली बहुत एक्टिव हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं, CIRC मेंबर्स हैं, उनके नाम से फर्जी फेसबुक या लिंक्डइन अकाउंट बना लेते हैं और बहुत सारे लोग ये समझते हुए कि ये X या Y सेंट्रल काउंसिल मेंबर का अकाउंट है, उनसे जुड़ जाते हैं। तो ये इम्पर्सोनेशन है, ये गलत है। डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल, इस पे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मुझसे नाराज रहते हैं जब मैं उनसे ये कहता हूं कि आप किसी का डिजिटल सिग्नेचर अपने ऑफिस में यूज मत करो। तो उनका सवाल यही होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब डिजिटल सिग्नेचर नहीं थे, फिजिकल फॉर्म्स थे, तब भी काम चल रहा था, किसी का काम कोई रुका नहीं था। या तो क्लाइंट आपके ऑफिस में आते थे या आप क्लाइंट के ऑफिस में जाते थे या किसी को भेजते थे और सिग्नेचर क्लाइंट से ही कराते थे, क्योंकि क्लाइंट के बिहाफ पे आप सिग्नेचर पावर अटॉर्नी के थ्रू कर सकते हैं, वो भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड जगह, हर जगह नहीं। क्लाइंट जैसे सिग्नेचर आप नहीं कर सकते। तो क्लाइंट का जो डिजिटल सिग्नेचर है उसे यूज करना परमिटेड नहीं है। Despite client giving you an authority on email or in writing that I, B and is hereby so and so authorize CA so and so to use my digital signature with so and so password with my full authority on each and every document mentioned below or even not mentioned as per my consent received on email so and so forth. ऐसी कंसेंट का कोई फायदा नहीं है, because that is what is not permitted as an exception in the law. That would have been possible if the law would have provided for it as an exception, that in case of a digital signature usage by a chartered accountant who has been duly authorized through an authorization by the digital signature holder, then this particular section will not be applicable. तो ऐसा चूंकि कुछ अवेलेबल नहीं है, तो आप जो डिजिटल सिग्नेचर आपके यहाँ रखे रहते हैं 100, 150, 300, 400, उनको आप आराम से यूज करते हैं, इसको आप यूज ना करिए। वो IT एक्ट के मुताबिक गलत है और कम से कम 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस बारे में मुझसे लगातार सलाह ले रहे हैं और उसमें से 2-3 सीनियर तो ऑलरेडी हाई कोर्ट में है और अगर वो हाई कोर्ट से केस हारे तो इट विल बी वेरी टफ टाइम फॉर हिम। तो मेरे हिसाब से ये अवॉइडेबल है। ऑफ कोर्स वन हैज टू सी द वेज एंड मीन्स हाउ टू मैनेज इट। नाउ आई विल टेक फ्यू मिनट्स specifically focusing on the issues related to working from home, which is something very new to chartered accountants and most of the businesses. From the IT industry perspective, it is not that new. In IT industry, at any point of time, 10 to 20% workforce was always expected and encouraged to work from home. Now, when you are working from home, what are the challenges? Now, working from home, the number one challenge is that you are using your home computer or your laptop and you are connecting it freely to your own office laptop server or your client's server directly. Earlier, you were using your laptop mostly in your office and connecting to your own network, your own people, but were not connecting to your various clients. Now, some of those clients' computers may be secured, may be extremely secured. Some of them may not be secured at all. And the movement of virus and malware is two-way. आपके कंप्यूटर से भी कोई malware या virus client के कंप्यूटर में जा सकता है
और क्लाइंट के कंप्यूटर या सर्वर से आपके यहाँ आ सकता है। तो ये जो अब रिस्क आपके लिए है और आपके क्लाइंट के लिए है वो उतने गुना ही बढ़ गया है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रोबेबली यू आर मच मोर अवेयर, लेकिन अब आपके जो क्लाइंट के कंप्यूटर हैं, जो सर्वर्स हैं, उनसे सिर्फ आप ही ऑनलाइन नहीं जुड़ रहे हैं, उनके तमाम और सप्लायर जो टायर भी सप्लाई करते होंगे, जो उन्हें ग्रीस भी सप्लाई करते होंगे, जो उनके लिए तमाम काम करते होंगे, वो सब जुड़ रहे हैं। तो वो लोग अगर अवेयर नहीं है तो वो वायरस को, मैलवेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी चीज आ रही है वो है डेटा एक्सपोजर। अभी तक आप अपने ऑफिस में ये पॉलिसी बना के रखते थे कि एक्सेप्ट वेरी फ्यू डेजिग्नेटेड पीपल कोई भी डेटा अपने घर नहीं ले जाएगा, अपने पर्सनल ईमेल आईडी पर कॉपी नहीं करेगा। बट अब अगर आपको अपने स्टाफ को अलाउ करना है घर से काम करने के लिए, तो उससे आपको डेटा को एक्सेस देना ही पड़ेगा। जब उसको घर से डेटा को एक्सेस मिल रहा है, या तो वो उसको डाउनलोड कर सकता है अपने कंप्यूटर में यूएसबी के माध्यम से, या वो उसका फोटो खींच सकता है, या वो अपने घर से कोई ईमेल या दूसरे माध्यमों से उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो डेटा प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू, आपके और आपके क्लाइंट्स का डेटा आज आपके सामने आ रहा है। तीसरा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, मैन इन द मिडिल अटैक। नॉर्मली ऑफिस का नेटवर्क का थोड़ा बहुत सिक्योरिटी आज सभी लोगों ने शायद पहले कभी सोचा होगा, या बड़े ऑफिस में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट जरूर किया होगा, लेकिन अब चूंकि सब लोग घर से काम कर रहे हैं, तो घर का जो नेटवर्क है वो आपने इतना सिक्योर पहले कभी भी नहीं किया होगा। कॉस्ट भी एक रीजन है और दूसरा अवेयरनेस एक रीजन है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिला दूं कि मुझे कई बार खुद ताज्जुब होता है कि जब हम लोग लंच कर रहे होते हैं तो हमारी टीम के लोग अगल बगल के ऑफिसेस के मैन इन द मिडिल अटैक लगा के उनकी इनवॉइसिंग और उनके सर्वर की इंपॉर्टेंट जानकारी अपनी स्क्रीन पर लाते हैं, और हम लोग ऑब्वियसली बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड इंटीग्रल साइबर एक्सपर्ट्स, व्हाइट हैट, हम उनको जाकर बताते हैं कि आपका नेटवर्क कितना असुरक्षित है। आज अगर आप किसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जाओ तो एक बार में 10, 15, 20 नेटवर्क वाईफाई आपको दिखाई दे जाते हैं। अगर आप उनको ब्रीच कर सकते हो, उसमें एंट्री ले सकते हो, तो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा प्लेन वर्ड्स में इधर उधर ट्रांसफर हो रही है कि कोई भी मामूली साइबर एक्सपर्ट उसको आसानी से पढ़ सकता है। तो ये मैन इन द मिडिल अटैक एक बहुत कॉमन फिनोमेना है। आपके घर के बाहर खड़े होके कोई भी साइबर एक्सपर्ट आपकी सारी जानकारी को देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, कॉपी कर सकता है। तो ये एक चैलेंज आपके सामने बहुत बड़ा है, जो कि वर्क फ्रॉम होम में तीसरा चैलेंज मैंने आपको बताया। इसी तरह के बहुत सारे चैलेंज। एक चौथा चैलेंज ये आएगा कि जब आप घर से काम करते हो तो सिग्नेचर कैसे करोगे, क्योंकि अभी तक जब हम घरों में या ऑफिस में जब भी काम करते थे तो कुरियर से हम डॉक्यूमेंट्स भेज देते थे। कुरियर 1 या 2 या 3 दिन में डेजिग्नेटेड जगह पे हमारा जो डॉक्यूमेंट था पहुंचा देता था। आज नेशनल और इंटरनेशनल सभी कुरियर और सभी तरह की फिजिकल मूवमेंट पे कंप्लीट बैन है। तो अब चैलेंज ये आ रहा है कि हम डॉक्यूमेंट्स को साइन कैसे करें। आपने जो ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, उस ऑडिट रिपोर्ट को साइन कॉपी आप कैसे सबमिट करेंगे, ये एक चौथा चैलेंज है। जो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं साइन करने की जरूरत तो होती ही है, तो वो साइन आप कैसे करेंगे, ये एक चौथा बड़ा चैलेंज है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम में हमारे सामने आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज चैलेंजेस, मैं चाहूंगा कि अब हम अगर क्वेश्चन आंसर सेशन करें अतुल जी, तो कैसा रहेगा, या कुछ और जानना चाहेंगे आप? सर, इसमें क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस बहुत है मेरे पास। उसमें थोड़ा सा एक ये बता दीजिए कि हमारे यहाँ ज्यादातर मीडियोकर फर्म्स हैं, जो मीडियोकर फर्म्स हैं वो मीडियोकर फर्म्स किस तरीके से अपने नेटवर्क को रखें, उनकी क्या एवरेज कॉस्ट आ सकती है, कौन सा नेटवर्क उनके लिए ज्यादा रिसोर्सफुल है। जैसे कि बहुत सारी फर्म है जिसमें 5 कंप्यूटर चलते हैं, 7 कंप्यूटर चलते हैं, 10 कंप्यूटर चलते हैं, क्योंकि अभी ये जो वर्क फ्रॉम होम में आने वाला है, इसमें कहीं ना कहीं क्लाउड पर डाटा रखने की बात है कि अगर अपन डाटा क्लाउड पर रखेंगे then only we will be able to perform better, and in that case we will be able to utilize our resources also in a better way.
So before starting the question answer session, if you can just give a brief about like the mediocre firms where we have systems from 5 to 10, what all security measures they must have in their offices. तो थोड़ा सा इस पर enlighten कर दीजिए सर. हाँ, तो मैं जैसा अतुल जी ने कहा है कि जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स हैं जहां पर 5 से 10 लोगों का स्टाफ रहता है, 5 से 10 कंप्यूटर या डिवाइसेस यूज होती हैं, उसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और जो कि रीजनेबली सिक्योर्ड हो, जहां तक मैं उनका सवाल समझ रहा हूँ. और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि इश्यूज क्या है, रिस्क क्या है, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसका सोल्यूशन क्या है. क्योंकि काम तो अब इसी एनवायरनमेंट में करना है. अभी 15 दिन बाद अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो भी आने वाले 2 साल तक, और मैं तो ये कहता हूँ हमेशा के लिए, अगर हम कॉस्ट वाइज भी देखें, कन्वीनियंस वाइज भी देखें, तो वर्किंग फ्रॉम होम इज ऑलवेज अ बेटर सोल्यूशन टू द एक्सटेंट पॉसिबल. तो अगर हम अपना 70-75% काम हमेशा के लिए घर पे शिफ्ट कर दें, वर्क फ्रॉम होम कर दें, जो कि सिक्योर हो, जो कि डुएबल हो, तो हम सभी की कॉस्ट बचेगी, हेडेक बचेगी और काम की रफ्तार बहुत बढ़ेगी. देखिए, एक जब आप अपना ऑफिस बनाते हैं, 5 से 10 कंप्यूटर्स या डिवाइसेस वहां पर होती हैं, तो आपको एक कंप्यूटर यानी पीसी को या एक, अगर आप सर्वर अफोर्ड कर सकते हैं, सर्वर भी बहुत महंगे नहीं होते हैं, नहीं तो आप एक पीसी को भी ले सकते हैं जिसकी कॉस्ट रफली 20 से 25 हजार रुपए होती है. आप उसको लेकर उसे सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें सर्वर सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं. ये सर्वर सॉफ्टवेयर विंडोज भी हो सकता है और ये सर्वर सॉफ्टवेयर के तौर पे आप लिनक्स को भी यूज कर सकते हैं. अगर आप विंडोज को लेते हैं तो फिर आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा. अगर आप लिनक्स को लेते हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लिनक्स जो है एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती है. विंडोज आमतौर पे आसान होता है मैनेज करने के लिए. तो कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट बराबर ही आएगी या लिनक्स को सस्ता पड़ेगा. अब दूसरी चीज, इस सर्वर को आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस सर्वर को आप फाइल सर्वर की तरह यूज कर सकते हैं. फाइल सर्वर का फायदा ये होता है कि इसमें आप जो वेरियस डायरेक्टरीज बनाएंगे, उन डायरेक्टरीज पर यूजर्स के एक्सेस बना सकते हैं. तो आपके फर्म में जो तमाम लोग हैं, जिसमें कुछ आर्टिकल्स होंगे, कुछ पार्टनर्स होंगे, कुछ और एम्प्लॉइज होंगे, उनकी क्लाइंट वाइज आप एक्सेस डिफाइन कर सकते हैं फोल्डर्स के हिसाब से कि कौन से जो एम्प्लॉइज हैं वो कौन कौन से क्लाइंट्स का डेटा एक्सेस कर सकते हैं. क्योंकि शायद आप कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो अपने अपने क्लाइंट्स पर ध्यान ना दें और वो सारे क्लाइंट्स का डेटा एक्सेस ना करें. इस फाइल सर्वर से आप इस तरह की फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं. उसमें अलग से आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं और उसमें एक ट्रैकिंग हिस्ट्री भी बन जाती है कि कब कब किन किन लोगों ने इन चीजों को एक्सेस किया. तो कभी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई अनवांटेड पर्सन एक्सेस तो नहीं कर रहा है, तो उसकी एक्सेस हिस्ट्री से आप ये भी पता लग सकते हैं उस फोल्डर की कि किन किन लोगों ने कब कब इसको एक्सेस किया और कौन कौन सी फाइल्स को मॉडिफाई किया. तो एक तो आपको फाइल सर्वर अपने एस्टैब्लिश करना चाहिए. इसकी कोई सेपरेट कॉस्ट नहीं होती है. ये जो सर्वर का सॉफ्टवेयर है उसके साथ ही इनबिल्ट आता है. तो जब आप सर्वर अपने यहाँ लगाएंगे, केवल आपको एक थोड़े से एक्सपर्ट को या जो भी आपके यहाँ आईटी देखते होंगे, अगर उनको जानकारी है उनको कहिए, तो वो उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे. एंड आई डोंट सी एनी बिगर कॉस्ट ऑन दिस. इट्स अ वेरी सिंपल ऑपरेशन, इट इज नॉट एट ऑल कॉस्टली. दूसरी चीज ये है कि आपको कोई ना कोई एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड कॉपी सभी पीसीज पर और सभी सर्वर्स पर लगानी चाहिए. यूजुअली इसकी कॉस्ट 800 से 1000 रुपए एक अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की होती है सालाना. और मेरे ख्याल से अगर आप 5-10 कॉपी इकट्ठी लेते हैं तो शायद कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको जरूर मिल जाएगा. ये तो आपको मार्केट में पता करने से चलेगा. लेकिन ये अच्छा लें और लाइसेंस लें. जो फ्री डाउनलोड और फ्री अपडेट वाले होते हैं वो काम नहीं करते हैं. अक्सर उसमें मैलवेयर खुद ही होता है. तीसरी चीज, आप कोई ना कोई फायरवॉल का इस्तेमाल जरूर करें. क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कितने भी छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट हों,
लेकिन हो सकता है कि आपके कुछ क्लाइंट्स हों जिनका डेटा कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो, तो वो उनके लिए सबसे अच्छी एक्सेस आपके ऑफिस में एक्सेस करके उनकी सभी निजी जानकारी, फाइनेंशियल जानकारी और तमाम जो उनके एग्रीमेंट्स होते हैं, सब चीज होती है, वो आपके अवेलेबल होती है। तो उसके लिए सबसे अच्छी तरकीब उनको यही होगी कि वो आपको एक्सेस करें। तो आप एक फायरवॉल, जो कि अगर आप एक फायरवॉल अप्लायंस भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कभी हमें अप्रोच करें, हम आपको बताएंगे, वो 20 से 25 हजार रुपए में विद हार्डवेयर आपको मिल जाएगा। तो इट इज नॉट एट ऑल कॉस्टली। चौथी चीज, आप एक ऑटोमेटेड बैकअप सोल्यूशन अपने यहाँ इंप्लीमेंट करें, विच इज अगेन नॉट एट ऑल कॉस्टली। उसका फायदा ये होगा कि कभी अगर कोई इंसिडेंस हो जाती है और आपका डेटा लूज हो जाता है, तो आपको नुकसान नहीं होगा और आप जो है इजीली अपना डेटा रिकवर कर पाएंगे। लेकिन रोज रोज जब आप फिजिकली अपना करते हैं डेटा बैकअप, तो कभी गलती हो जाने से या ध्यान न दिए जाने से वो अगर बैकअप प्रॉपर नहीं है तो आपको रह जाएगा। तो एक बैकअप का जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको आप ऑटोमेट कर लें। तो जब आप डेटा का जो बैकअप का सॉफ्टवेयर है उसका ऑटोमेट कर लेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व बहुत हद तक हो जाएगी। तो मैंने आपको अभी 4 चीजें बताई हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक, आप अपने ऑफिस में फाइल सर्वर बनाएं जिससे आपको एक्सेस कंट्रोल होगा, आपको हिस्ट्री का पता चलेगा। आप एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करें, कोई बहुत महंगा यूज करने की जरूरत नहीं है, फायरवॉल यूज करें, सस्ती फायरवॉल आती हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं। और चौथी चीज मैंने आपको बताई कि आप एक ऑटोमेटेड बैकअप रखें। पांचवी और छठी चीज ये है कि आप अपने यहाँ एक बेसिक पॉलिसी बनाएं। ये आपके लिए प्रैक्टिस में भी काम आएगा, आप अपनी भी बनाइए, अपने क्लाइंट्स के लिए भी बनाइए कि साहब आप जो है एक आईटी पॉलिसी, यूसेज पॉलिसी बनाइए और अपने ऑफिस के सभी स्टाफ को उसके लिए दीजिए। घर से एक्सेस करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, VPN का यूज करिए। VPN इज अगेन नॉट एट ऑल कॉस्टली, आपको 5,000 10,000 में VPN मिल जाएगा। किसी भी आप एक्सपर्ट की मदद से उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए और आपके जितने भी लोग घर से काम कर रहे हैं वो सब लोग VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। VPN का इस्तेमाल करने से आपका डेटा एन्क्रिप्टेड रहेगा, तो मैन इन द मिडिल अटैक से आप बचेंगे और आपका डेटा चोरी नहीं होगा। VPN में कई ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे आपको साइबर अटैक से बचने में फायदा मिलता है। आप अगर अपना डेटा क्लाउड पर रखते हैं तब भी आपको ये सब सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि क्लाउड इज बेसिकली ओनली ए स्टोरेज व्हिच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। तो अभी अगर आपके ऑफिस का सर्वर इंटरनेट पर नहीं है और वो चालू नहीं है, तो आपको वहां एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो वो डेटा आप पूरा का पूरा उठा के क्लाउड पर ट्रांसफर कर सकते हैं, बट बाकी आपके जो इश्यूज हैं वो सब एज इट इज रहते हैं। इसलिए आपको ये सारे फीचर्स तो यूज करने ही पड़ेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप डेटा अपने ऑफिस में रखते हैं या आप अपने सर्वर को भी घर पर ला के रख सकते हैं, क्योंकि वो तो एक पीसी है, घर पे भी उसको चला सकते हैं आप। और ये आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि क्लाउड भी कॉस्टली है। क्लाउड की जब आप स्टोरेज बाई करते हैं तो यू विल हैव टू पे सम रेंटल, चाहे आप अमेजन से लें, माइक्रोसॉफ्ट से लें, IBM से लें, तमाम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से। अदरवाइज क्लाउड इज सेफ, बट अदर रिस्क जो मैंने आपको सारे बताए वो क्लाउड पर भी बराबर रहते हैं। Sir, there are certain issues like while we talk about the small or medium practitioners, whenever they approach some IT guy, they always say that instead of taking a license Windows, because most of the chartered accountants are using Windows because the clients are also using Windows. So most of the IT guys who give them service, they always say, sir, मैं आपका ये Microsoft का जो सॉफ्टवेयर ये लाइसेंस की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको अपना मेरे पास है, मैं डाल देता हूँ। अब उसमें कहीं ना कहीं मेरे को कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि कई बार जाने में प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाती हैं और कई बार एम्प्लॉइज भी जैसे अपडेट कर देते हैं, तो उसमें उसके लिए क्या मिटिगेशंस हमको लेने चाहिए, क्योंकि कई बार माइक्रोसॉफ्ट से ऐसे केसेस देखे गए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे ही उसको पता लगता है कि एनी मेंबर इज यूजिंग एनी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, बिकॉज मेंबर को तो पता नहीं है, आईटी बंदे ने पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाल दिया और उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट इज टेकिंग एन एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर मेंबर। सो हाउ कैन वी सेव अवरसेल्फ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट की सर्विलेंस टीम लगातार काम कर रही है
और अगर उनको पता चलेगा तो आईपीआर का भी वायलेशन है, आईटी एक्ट का भी वायलेशन है, और वो काफी रेड भी करते रहते हैं। इससे आपकी इमेज भी खराब होती है और पेनाल्टी भी लगती है। इसके अलावा आपको अपडेट्स भी नहीं मिलते हैं, सिक्योरिटी पैचेस नहीं मिलते हैं। कोई भी आपको ऐसा सजेशन दे रहा है, चाहे वो आपका आईटी पर्सन है, आपका कोई दोस्त है, आप कभी भी इस सजेशन को बिल्कुल भी ना माने। माइक्रोसॉफ्ट का जो लाइसेंस होता है आप बार्गेन कर सकते हैं, आप उसे CIRC के लेवल से माइक्रोसॉफ्ट से बार्गेन कर सकते हैं कि भाई हमारे 500 हजार या कई हजार मेंबर्स हैं, वो सब एक साथ अपने अपग्रेड करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपको काफी डिस्काउंट दे देंगे। तो आप अपनी तरफ से भी कोई ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं, CIRC या चैप्टर जो आपके रीजनल ब्रांचेस हैं, लोकल ब्रांचेस हैं, कि भाई हमारे 500 मेंबर या 1000 मेंबर या 10,000 मेंबर आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से भी ऐसा कर सकते हैं। तो फिर तो वो आपको बहुत सस्ते में वो लाइसेंस दे देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मतलब यू कैन नॉट बिलीव कि वो कितना कम कर देते हैं। और आप ऐसा कोई इनिशिएटिव लीजिए जिससे कि आपके मेंबर्स को फायदा हो। और अगर नहीं भी ऐसा इनिशिएटिव होता है तो पायरेटेड यूज करना तो बिल्कुल गलत है। उसमें निश्चित रूप से आपको मेलवेयर और वायरस आते हैं, और ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिस्की है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की है। तो इसको तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता। आपको पूरे फीचर्स भी नहीं मिलते हैं और आपके डेटा लॉस का खतरा भी रहता है। सर, हमारे एक मेंबर हैं पंकज सुमैया जी, बुरहानपुर मध्य प्रदेश से। उनकी क्वेरी है, yes, and query, we have developed a work from home plan at our office. In our office we have server and VPN connection through firewall is given. Now we have the following queries: what we can do in order to track our employees, number of hours they are working from home, is there any software which will help us in tracking the employee login to our server time? Can be fetched in Windows server? Is there any feature or any software which can help? This is the first question, sir. He wanted to track his employee. So can we do that? अगर आपके पास सर्वर है तो जब भी एम्प्लॉय लॉग इन करेगा और जब तक उसमें लॉग इन रहेगा तो उसका ट्रैक वहां पर विंडोज लॉग्स में रहता है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लॉग्स कैसे एक्सेस किया जाता है। तो आप अपने आईटी पर्सन से बात करके विंडोज लॉग्स का रिकॉर्ड निकालिए और उसमें कौन सा यूजर कितनी देर तक एक्सेस कर रहा है ये आपको पता चलेगा। सर, दूसरा क्वेश्चन है, अवर डाटा इज क्रिटिकल फॉर अवर बिजनेस, हाउ वी कैन स्टॉप द डाटा फ्रॉम बीइंग स्टोलन फ्रॉम अवर सर्वर बाय एम्प्लॉइज? क्योंकि कई बार क्या होता है सर, एम्प्लॉय डाटा कॉपी करके चले जाते हैं, तो हाउ कैन वी स्टॉप देम? अब देखिए, ये इसको आपके लिए सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज के साथ में, और आपको उन एग्रीमेंट्स को अपने एम्प्लॉय से, पार्टनर से, जो भी लोग हैं जहां भी रिस्क है उनसे सबसे साइन कराना पड़ेगा कि अगर किसी किस्म का भी डेटा आपने अपने कंप्यूटर में कॉपी किया है या ईमेल पर डाला है तो इसको जो है इलीगल माना जाएगा। तो फिलहाल तो इसका यही एक तरीका है। दूसरा, सर्विलेंस सॉफ्टवेयर आप लोगों के कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करा सकते हैं जिसके थ्रू ये देखा जाए कि वो कितना डेटा कॉपी कर रहे हैं, बट उसमें प्राइवेसी के इश्यूज भी आते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एम्प्लॉय जो कि एग्रीमेंट आपसे साइन कर चुका है वो ये रिस्क लेगा कि पकड़े जाने पर, क्योंकि उसमें पेनाल्टी और फाइन बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 साल की सजा है अगर किसी का भी निजी डेटा आप उसकी मर्जी के बिना अपने किसी कंप्यूटर में यूएसबी में कॉपी करते हैं, ईमेल से भेजते हैं, या सिर्फ कॉपी बना के भी घर में रखते हैं, तो उसमें 3 साल की सजा है। तो आपको सभी को इन्फॉर्म करना होगा और उनसे एग्रीमेंट साइन कराना होगा कि आप इस डेटा को, और उस डेटा को आपको कॉन्फिडेंशियल या नॉट टू बी कॉपीड मार्क करना होगा। सर, इसमें एक चीज और हम समझना चाह रहे थे, जैसे कई बार हमने बैंक्स में देखा है कि जब वो कोई डाटा या कोई मेल उनके पास आती है या जब वो मेल कर रहे होते हैं तो उनके सर्वर से ही उसकी सॉर्टिंग होनी शुरू हो जाती है, और अगर उनके सर्वर को कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ये मेल ऑफिशियल नहीं है और ये मेल कोई पर्सनल मेल जा रही है या बैंक से रिलेटेड नहीं है, तो वो सर्वर उस मेल को वहीं फिल्टर कर देता है। तो क्या हम अपने स्मॉल ऑफिसेज में ऐसा कोई सिस्टम लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। आप अपने फायरवॉल को इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अगर आपके पास एक अच्छी फायरवॉल है वो आपको अलर्ट भी कर सकता है और कई बार ऐसे सॉल्यूशंस को आपको रोक भी सकता है। इसके अलावा ऐसे कई साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जिन्हें हम DLP कहते हैं,
वो भी अवेलेबल हैं, थोड़ा कॉस्ट उसमें आती है, तो वो फिर बहुत इफेक्टिव होते हैं और उसमें आप खुद ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि किस किस डेटा को बाहर जाने से रोकना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति उसमें सीवी या लिखता है अपने ईमेल में, तो वो उसको फौरन रोक देगा। तो ऐसे आप पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन लगा सकते हैं जिससे कि इस टाइप की, या जैसे कोई जीमेल यूज कर रहा है, याहू मेल यूज कर रहा है, तो वो उसको रोक सकता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फिर आप खुद भी कर सकते हैं। तो ऐसे डीएलपी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। जिस तरह की चीजों का आपने मेंशन किया, तो वो बैंक्स में वो डीएलपी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इस टाइप के काम को करते हैं। सर इनका अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट आर पीआई सिस्टम्स? I have heard about it from a software company that uses it. It's for employees working from home to access their server. So, what is this PI system? I'm not too sure what is the meaning about this PI, personal information or something. What is this PI software? Because this can have many meanings. So I think we can ask this gentleman for the explanation until the time to take the next question. Okay, sir. My next question is regarding, sir, while we are using this VPN, so members are asking whether this VPN, first query is from Mr. Deepak Wala, sir. Is it true that Windows 10, if updated, do not require separate virus protection? Yeah, Windows has its own Defender, but that Defender's capabilities are so far always questioned. तो ये एक सब्जेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव चीज है कि आप डिफेंडर पे विश्वास करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप मुझसे निजी रूप से पूछेंगे तो मैं उसके ऊपर एक दूसरा सॉल्यूशन और भी यूज करता हूं, बट मैं ये नहीं कह सकता कि विंडोज का जो डिफेंडर है, जो कि उसके साथ फ्री आता है, वो अच्छा नहीं है। ये एक पर्सनल चॉइस है, एक अपनी थॉट प्रोसेस है। सर दीपक जी का दूसरा सवाल इसी में है, आगे जुड़ा हुआ है, कैन वीपीएन स्टील योर डाटा? नहीं, वीपीएन तो आपका डेटा नहीं चुराता है, बट अगर वो वीपीएन भी आपने कोई फ्री वाला या ऐसे डाउनलोड कर लिया है, तो पूरी संभावना है कि उसके साथ कोई मैलवेयर पहले से आपके सिस्टम में आ गया है और वो आपका कुछ काम तो वीपीएन वाला कर रहा है, लेकिन चूंकि वो मैलवेयर है साथ में, तो वो आपका डेटा जरूर चुराएगा। तो जो फ्री की किताबें, फ्री की सॉफ्टवेयर और फ्री की मूवीज हम डाउनलोड करते हैं, उसमें फ्री के साथ में ये मैलवेयर चुपचाप आपके सिस्टम में आ जाता है और वो डेटा चुराता है। Another question, sir, does a VPN protect against viruses? And how to choose VPN? Like which VPN is better? देखिए, वीपीएन का जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि जो आपका डेटा है और जो आपका कनेक्शन है, उसको पब्लिक नेटवर्क पे भी एक टनल के माध्यम से, एक प्राइवेट पाइप के माध्यम से वो कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करता है। तो इस टनल के अंदर अगर कोई वायरस है तो वो आएगा जाएगा। मान लीजिए आपने अपने किसी सर्वर से वीपीएन के थ्रू कनेक्ट किया और वो सर्वर पर वायरस है या आपके पीसी में वायरस है, तो ये कम्युनिकेट होता रहेगा। VPN per se is not to stop the virus. VPN is to help you from cyber attacks from outside. तो आपका जो कम्युनिकेशन है उसको प्राइवेट रखता है, उसको पब्लिक हाईवे पे जाने से रोकता है। लेकिन अगर इस पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर ऑलरेडी कोई वायरस है तो उसको वो नहीं रोकेगा, वो उसका काम नहीं है, वो उसका पर्पस अलग है। सर एक हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं वेद प्रकाश अग्रवाल जी, उनका सवाल है कि आजकल अपन जो वेबिनार्स कर रहे हैं, वी आर डूइंग ऑल वेबिनार्स ऑन Zoom platform. And there are lots of rumors regarding the Zoom platform that while we use the Zoom platform, the data, whether we use it from mobile or from laptop, data is being stolen. So instead of Zoom platform, what all other platforms are available? And what is your recommendation about the platform which has been developed in India in the name of Namaste India? देखिए, इंडिया का तो एक जोहो प्लेटफॉर्म है जो कि थोड़ा ठीक ठाक काम कर रहा है। बाकी तो अभी कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इंडिया से नहीं आया है। इसके अलावा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट टीम, वेबएक्स, ये कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, गो टू मीटिंग है,
जिनको लोग यूज कर रहे हैं, बट सभी की कुछ कई बार टेक्निकल या फिर कॉमर्शियल लिमिटेशंस होती हैं, और जो हो यूज करने में थोड़ा आसान है। अगर एक बार आप मेरे को स्क्रीन देंगे तो मैं वो थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि जोहो के बारे में क्या इश्यूज सामने आए हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री सर्टिन ने भी एडवाइजरी जारी करी थी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम ने भी इस पे एडवाइजरी जारी करी है। तो जोहो प्लेटफॉर्म में मैन इन द मिडिल यानी कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटीज के बारे में बात हुई है, प्रिविलेज एलिवेशन वल्नरेबिलिटी भी है। तो इसको देखते हुए इसका सेंसिटिव मामलों में इस्तेमाल रिकमेंडेड नहीं है। जैसे कि आप अगर अपने कंपनी की कोई बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं तो जोहो के माध्यम से ना करें। अगर आप कोई स्कूल की ट्रेनिंग में बच्चों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यूजर्स को एक्सेस लेने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। बट जैसे हम लोग ये सेमिनार कर रहे हैं, तो ये सेमिनार में हम लोग कोई भी ऐसी सीक्रेट या सेंसिटिव बात नहीं कर रहे हैं कि अगर इसमें कोई साइबर क्रिमिनल भी एंट्री लेता है तो इतना बड़ा कोई रिस्क हमें नहीं है। यहाँ पे सारे मैच्योर लोग भी हैं, तो अगर कोई ऑब्सीन या अनवांटेड कंटेंट भी डिस्प्ले हो जाता है तो एडमिन फौरन एक्शन लेके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो चूंकि जोहो प्लेटफॉर्म है, आप क्या पूछ रहे हैं? यस प्लीज सर प्लीज। तो जो जोहो प्लेटफॉर्म है वो वल्नरेबल तो है। आप अगर मुझे स्क्रीन मिल जाए तो मैं शेयर करके आपको दिखाना चाहता हूं। सर जरा स्क्रीन शेयर करें। Right, so you can share your screen, sir. Anuj sir, there's a green button. ये अगर एक आप देखिए सर्टिन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की एजेंसी है और इंडिया की नोडल साइबर एजेंसी है। तो हमारे हिंदुस्तान में जो भी कोई साइबर से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, दे आर दी नोडल एजेंसी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने 2 अप्रैल को ही ये एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जूम जो है वो थोड़ा रिस्की है। तो उसको देखते हुए जूम का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करना और सेंसिटिव जैसे बोर्ड मीटिंग में है या आप कोई कॉर्पोरेट रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पे ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। और लीगली भी इसमें कोई आपको बाद में चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जब एक चीज वल्नरेबल नोन है तो उसकी जो मीटिंग है उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो जूम को यूज नहीं करना चाहिए। बट अदरवाइज सिंस इट इज ए गुड प्लेटफॉर्म, इजीली एक्सेसिबल, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें फिर कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने पैचिंग भी की है और साइबर सेंटर ने इसको यूज करने के लिए कुछ डायरेक्शन भी दिए हैं जिससे इसको सेफली यूज किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि हम इसको अगर टच करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम हो ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट यस, वल्नरेबिलिटीज नोन है तो लीगली ये टेनेबल नहीं है। जहां पे आप कोई ऐसी काम कर रहे हैं जो कि लीगली आपको जरूरत है, तो आप बिल्कुल जूम का यूज ना करें। इसमें सर ये भी एक क्वेरी है मेंबर्स की। लेट्स से वी आर डाउनलोडिंग जूम ऐप, तो क्या मोबाइल पर या लैपटॉप पर अगर हम जूम ऐप डाउनलोड भी कर रहे हैं या लॉगिन भी कर रहे हैं, तो हमारा जो मोबाइल का या लैपटॉप का डाटा है क्या वो भी चोरी हो सकता है इसमें? देखिए, सभी एप्स जो हैं आपसे कई परमिशंस मांगते हैं डेटा के बारे में, और वो कहीं ना कहीं अपने जो पेरेंट सर्वर होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं। Ideally, they should keep anonymized data only for good performance of the app and for updates. But ऐसा माना जा रहा है कि कई सारे apps जिनके सर्वर्स कई टेरिटरीज में हैं, जिसमें चाइना के ऊपर भी आरोप लगता रहता है, but it may be true even for all other apps, and they are collecting personal information for their usage, advertisement and all that. So that risk is there with almost all the apps. और इसी के लिए मैं ये सजेशन हमेशा देता हूँ, बार बार देता हूँ कि आप 2 फोन रखें और एक फोन में आप बेयर मिनिमम एप्स को इस्तेमाल करें, और आपके जो पर्सनल एप्स हैं जैसे बैंकिंग एप्स हैं वो आप उस जिस फोन में रख रहे हैं उसमें जूम वगैरह ना रखें।
या जो गेम्स के ऐप हैं, मूवी ऐप्स है, उसमें ना रखें, बिकॉज दीज एप्स आर टिपिकली मोर प्रोन टू स्टीलिंग योर डेटा। इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता है। जो बैंकिंग वगैरह के एप्स हैं, दे आर scrutinized quite a bit by the experts, and internally भी SEBI, RBI इन लोगों की काफी अच्छी कंप्लाइंस मैकेनिज्म है, तो उनका ऑडिट होता रहता है। बट अदरवाइज जो टिपिकल एप्स हैं, गेम्स के एप्स हैं, जूम एप्स हैं, इनका कोई ऐसा ऑडिट नहीं होता है, तो ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, आम आदमी को इसका पता नहीं चलता। One more question, sir. Can we set up VPN on our own on a broadband connection, or do we need support from a network administrator only? नहीं, अब आप खुद भी कर सकते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। करने के लिए कोई आप पे रोक टोक नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, यू कैन डेफिनेटली ट्राई, एंड इट इज ऑलवेज गुड ऑन द ब्रॉडबैंड पे आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। One question, sir, from C. Ankit Modi ji. What are the risks when someone shares account details on email to someone? Like while we transfer our account details to third party, what all risks are involved into that? देखिए, जब आप ईमेल पर भेजते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो डेटा इनक्रिप्टेड नहीं है, अगर जो आपका ईमेल आप यूज कर रहे हैं, जो ईमेल क्लाइंट आप यूज कर रहे हैं, वो इनक्रिप्शन नहीं कर रहा है, और जो डेटा आपने भेजा है आपने भी इनक्रिप्ट नहीं किया है, तो वो जब इंफॉर्मेशन हाईवे पर आता है, आपके ब्रॉडबैंड से होता हुआ बाहर आता है, तो कोई भी मैन इन द मिडिल अटैक करके आपके नेटवर्क को हैक करके उसको पढ़ सकता है, उसको कॉपी कर सकता है। तो दैट रिस्क इज देयर, आपका डेटा चोरी हो सकता है। उससे बचने के लिए आपको अपने खुद के एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म को इंस्टॉल अपने ऑफिस में करना चाहिए, तो आप फिर पूरी तरह सेफ हो जाएंगे। Another question, sir. Sanjeev Sinha ji का है, any virus attached through server passing with the different servers, then in that case who will be responsible? Everybody will be responsible, because it is the responsibility of the each and every person to not spread the virus. It is immaterial that what is the starting point. The point from wherever I have received, for me he is the culprit. For me, it is immaterial that he would have also received from somebody else. Although, yes, everybody else is responsible, but if I can pinpoint to one particular person, to my mind, that person is a culprit to me, and yes, he is very much responsible in the eyes of the law. Another question, sir, from member Sneha Jain. Sir, whether LinkedIn and other related apps also creates this data stealing problem in our cell phones or laptop? Like whenever we log in at LinkedIn or maybe Facebook or maybe other apps are there nowadays. So what is the status, sir? Like Instagram? There is Twitter? a very thin line between steal and data acquisition. Now, most of these apps, for example, LinkedIn or Gmail, they give you a 10, 20, 30 page agreement to sign in the beginning. And I don't know if any of you would have ever read it. जैसे आपने शादी के 7 वचन कभी ध्यान से सुने नहीं होंगे और उसको एग्री कर लिया होगा, जिसमें ये भी बताया गया है कि आप जो भी कमाई करके लाएंगे वो सब पत्नी को देंगे। तो इसी प्रकार से ये जो आप एग्रीमेंट करते हैं उसमें सब कुछ लिखा होता है, तो उसमें स्टीलिंग वाली तो बात ही खत्म हो गई, वो तो वॉलंटरी हो गया। अब आपको लग रहा है कि ये डेटा तो मुझे नहीं देना था, लेकिन आप तो पहले ही एग्री कर चुके हैं। तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी कंसेंट के मुताबिक हम ये डेटा ले रहे हैं और हमें आपका जो फैसिलिटी दी जा रही है, जो दी जा रही सर्विस, उसके लिए इसकी जरूरत है। तो आई थिंक ये थिन लाइन है। तो व्हाट्सएप को जब फेसबुक ने अक्वायर किया था, तो ये क्वेश्चन दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया था कि भाई ये डेटा शेयरिंग फेसबुक से करेंगे तो ये तो गलत है, क्योंकि उनका जो पहले एग्रीमेंट था उसमें उन्होंने ये कहा था व्हाट्सएप ने कि वो डेटा कभी भी किसी से शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जब फेसबुक ने उनको अक्वायर किया तो फेसबुक ने उस एग्रीमेंट को अमेंड कर दिया और सबको एक कॉपी भेज दी कि भाई हमारी ये पॉलिसी जो है चेंज हो रही है। तो लोग हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट ने फाइनली ये डिसीजन दिया कि ये कट ऑफ डेट के बाद अगर आप अपना डेटा शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप को यूज करना बंद कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। उसके पहले तक जो भी कुछ डेटा आपका है वो फेसबुक को नहीं दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि शायद कोई 1-8% लोग होंगे जिन्होंने डिलीट किया होगा व्हाट्सएप को। तो सारे लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और सारे लोग अपना डेटा फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। फेसबुक ने अभी लेटेस्ट फीचर निकाला है, वो ये है कि जो उनका ऐप है
वो आप जब फेसबुक यूज नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी वो आपके डिवाइस को एक्सेस करता है और आपका जो डेटा है वो पढ़ता रहता है, देखता रहता है, ट्रांसफर करता रहता है। नाउ ये आपकी मर्जी है कि आप फेसबुक यूज करें या ना करें, वो तो आपके डेटा को यूज करते हैं। Sir, another question, sir. If we use firewalls, can we use sites like MCA Income Tax, which are regularly being used in a CA offices smoothly? यस 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 यस, फायरवॉल तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि कोई साइबर क्रिमिनल हमारे सिस्टम में एंट्री ना करे, क्योंकि कई बार जो हमारे गेटवेज होते हैं, पोर्ट्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनको हमें ओपन करके रखना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि अगर आप अपने ऑफिस का दरवाजा बिल्कुल लॉक एंड की में रखेंगे तो आपके क्लाइंट, आपके विजिटर, आपका स्टाफ कैसे अंदर आएगा? कोई ना कोई दरवाजा तो आपको खोल के रखना पड़ेगा ना। तो एमसीए आपको अलाउ कर रहा है एक्सेस। इसी तरह से आप बड़े आराम से एमसीए को या कोई भी वेबसाइट है उसको अपने फायरवॉल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फायरवॉल का काम ये है कि आपको जो लोग मेलिशियस कंटेंट लेकर आ रहे हैं या साइबर क्रिमिनल आपको एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, आपको वार्निंग देते हैं या बिल्कुल उनको स्टॉप करते हैं। तो फायरवॉल से आपका कम्युनिकेशन बाहर जाने से नहीं रुकता। या आप अगर अपने स्टाफ की कोई एंट्री रोकना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस से कोई फेसबुक इस्तेमाल ना करे, तो वो फिर आप ब्लॉक कर सकते हैं अपने फायरवॉल पे कि भाई फेसबुक को हम अलाउ नहीं करते, हमारे ऑफिस में फेसबुक की जरूरत नहीं है। तो दैट यू कैन डू। Sir, another very relevant question. Members are asking for like free softwares like AnyDesk, TeamViewer, AeroAdmin. Are these softwares safe or we can use these softwares? सभी लोग यूज करते हैं इन्हें, बट कुछ ना कुछ vulnerabilities इन सॉफ्टवेयर्स में होती हैं। So you always use with whatever safety and security mechanism you already have. If you have absolutely no safety security mechanism, then they are as vulnerable as anything else. They do not bring in security in themselves. तो आपके सिस्टम में कोई भी जो सिक्योरिटी की कमी है, अगर मान लीजिए कोई आपके सिस्टम में मैलवेयर है, तो एमीडेस्क या टीम व्यूअर उसको रोकेगा नहीं, वो उस वल्नरेबिलिटी या उस रिस्क को रहने देगा सिस्टम। एक सर बड़ा relevant question है, you were talking about that keeping digital signature of clients at your place as a chartered accountant is a crime. So there is a very relevant question asked by one of the member. What all precautions need to be taken while using DSC of a client, as this cannot be avoided as CAs is to file various returns to make compliances. So let's say if client is also coming in my place and coming with the digital signature and saying, sir, you use the digital signature from your system, or otherwise client is forcing, no, I wanted that these digital signatures must be in your possession. Or let us take a practical view. Nowadays, most of the digital signatures of most of the clients are with the chartered accountants only. So what all precautions are required to be taken, sir, before using that digital signature? देखिए, डिजायरेबल तो यही है कि आप डॉक्यूमेंट को बनाएं और डिजिटल सिग्नेचर लगाने के लिए उसे क्लाइंट के पास भेज दें। डिजिटल सिग्नेचर कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। विद वेरी लिटिल लिमिटेड ट्रेनिंग anybody and everybody can start using, because it is just entering a password. इसमें और तो कुछ लंबा चौड़ा टेक्नोलॉजी तो है नहीं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डॉक्यूमेंट तैयार करने से कोई कानून मना नहीं करता। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो काम है वो पूरी कैलकुलेशन करना, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, कोई फॉर्म्स हैं तो उन्हें बनाना। सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर लगाने की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की है या पार्टनर्स जो भी होते हैं बिजनेस में, उनकी है। तो बेस्ट और मोस्ट डिजायरेबल तो यही होगा कि आप डॉक्यूमेंट्स बना के उन्हें, जो भी आपकी सिक्योर मैकेनिज्म है, वीपीएन है तो वीपीएन के थ्रू भेजें, ईमेल है तो ईमेल से भी भेज सकते हैं, और वो फिर उसको डिजिटली साइन करके आपको भेज दें। उसको आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करना बिल्कुल आपके लिए लीगल है, लेजिटिमेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी क्लाइंट की अपने अकाउंट को रन कर रहे हैं, मान लीजिए जीएसटी में रिटर्न फाइल कर रहे हैं या इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल कर रहे हैं या एमसीए में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है किसी भी क्लाइंट के लिए। डिजिटल लगे हुए सिग्नेचर लगे हुए डिजिटल सिग्नेचर लगे हुए जब फॉर्म से डॉक्यूमेंट उसको मिलते हैं तो उसको वो अपलोड कर सकता है, बिल्कुल फाइल कर सकता है। अब अगर मान लीजिए आप कहते हैं नहीं,
मेरा क्लाइंट मेरे ऑफिस में आके डिजिटल लगाना चाहता है क्योंकि उसको आता नहीं है लगाना, तो वो अपना लैपटॉप लेकर आए, आप डॉक्यूमेंट उसको शेयर करिए उसके लैपटॉप पे और उससे डिजिटल लगवा लीजिए। जो ये प्रैक्टिस है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कि वो अपने ऑफिस में बहुत सारे डिजिटल सिग्नेचर्स रखते हैं और खुद लगाते हैं और क्लाइंट से कंसेंट ईमेल पे या राइटिंग में लेते हैं, तो ये तो एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है और इसको किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जो भी लोग इसको कर रहे हैं दे आर डूइंग इट विद टेकिंग द लीगल रिस्क। इसका फिलहाल जब तक आप लोग लॉ में चेंज नहीं करा लेते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन आ जाए, कोई ऐसा एक्सेप्शन वो डाल दें कि भाई अगर इसकी कंसेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दी गई है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, या ये ऐसा कोई फॉर्म पहले से रजिस्टर कर दिया है जिसमें ऑथोराइज कर दिया है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तब तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये ग्रे एरिया है और ये रिस्क एरिया है। मैंने हाई कोर्ट के एक जज साहब से भी इस पर सवाल पूछा था क्योंकि ये सवाल लगातार मेरे सामने भी आता रहता है, तो उन्होंने भी कोई ओपिनियन फेवरेबल तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में मुझे इस पर दी नहीं। तो मैं तो इसको यही मान के चल रहा हूँ कि जब तक इस पर लॉ में चेंज नहीं होता है इसको इस्तेमाल करना अवॉइडेबल है। सर एक बड़ा चैलेंज ये आता है कि जो हमारे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं या छोटे कॉर्पोरेट्स जिनके पास अपनी उनकी टीम है, उनके पास सिस्टम है, सॉफ्टवेयर एक्सेस है, वहां तक तो ठीक है। देयर मे बी द केसेस ऑफ द स्मॉल शॉपकीपर्स और मे बी इनटू द रिमोट एरिया where small traders or shopkeepers are not using any software, not using system as well, but they have to file their GST returns. So in that case, they always say, sir, I don't have an accountant, I don't have any computer at my home, I don't have any mechanism so that I can put my digital signature. So why don't you keep at your place and you apply for? So this is the only reason this question came here. So in any case, as you said that till time there is any amendment in the law, it is very difficult. So I'm sure all the members who are watching this YouTube and this live, I'm sure they will be taking the precaution in future so that any kind of problem can be stopped and mitigation can be taken immediately. Sir, last but not the least, again, the question is from one of the member, what are the recommended softwares for small size firms for clients management, data storage and security? Do you recommend any software, sir? देखिए कोई इस फोरम के ऊपर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का रिकमेंडेशन करना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा एक बार जब तक समझ ना लें कि क्योंकि सॉफ्टवेयर को रिमोटली मैनेज करना या लोकल में कोई व्यक्ति की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, या कोई एटलीस्ट ट्रेनिंग हो जाए, और हर तरह के सॉफ्टवेयर के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को रिकमेंड करना ठीक नहीं रहेगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस रेंज बहुत अच्छी है, बहुत ही सस्ते इफेक्टिव सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो मैं सभी मेंबर्स को एनकरेज करूंगा कि वो समय समय पर संपर्क में रहें, अतुल जी के संपर्क में रहें। चेयरमैन CIRC, सेक्रेटरी CIRC में देख रहा हूँ बहुत एक्टिव हैं और लगातार बने हुए हैं इस तो, और हमारे संपर्क में रहें और इस तरह के सॉल्यूशन थोड़े टेलर मेड यूज करें, ताकि ऐसा ना हो कि उनका काम रुक जाए। अल्टीमेटली किसी भी सिक्योरिटी सॉल्यूशन का जो पर्पस है वो आपके काम को सिक्योर करना है। ऐसा नहीं हो क्रिटिकल मोमेंट पे जब आपकी रिटर्न्स फाइल होनी है और आपने कोई सॉल्यूशन लगा दिया और 29 तारीख को आपका काम ही बंद हो गया, और मान लीजिए लॉकडाउन है या उस समय रश बहुत ज्यादा होता है सभी के पास, तो आपको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये बेटर रहेगा कि ये आप अपने जो भी IT के सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप हमसे कोई संपर्क करें तो उनकी सलाह मशवरा के साथ ही इसको करें, ताकि एंड मोमेंट पे आपको दिक्कतें ना आए और आपका काम ना रुके। ये बेटर है। सर बस लास्ट में एक क्वेश्चन और, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आया है, हाउ टू गिव लिमिटेड एक्सेस टू एम्प्लॉय पेन ड्राइव serial number wise, email wise, so that employees cannot access limited can get access for the limited data only. देखिए इसकी जो मैं आपको एक आसान तरकीब बताना चाहूंगा, इमीडिएटली तो आपको पॉसिबल नहीं होगी, बट लॉन्ग टर्म में आप अपने जो भी एम्प्लॉइज के लैपटॉप हैं, चाहे वो उनके पर्सनल लैपटॉप ही क्यों ना हो,
उसमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करा दें। क्या क्रिएट करा दें? वर्चुअल मशीन। और अपने ऑफिस के वर्क के लिए उस वर्चुअल मशीन से ही सिर्फ एक्सेस दें एम्प्लॉय को, और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर आप सब तरह के कंट्रोल अपने आप से लगा सकते हैं। जैसे कि उसकी आप पेन ड्राइव को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए उस वर्चुअल मशीन पे, तो वो जो एम्प्लॉय है अपने लैपटॉप को जो अपने पर्सनल यूज में ले रहा है, तब तो उसका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको यूज कर रहा है, लेकिन ऑफिस के लिए विद इन कंप्यूटर एक दूसरा कंप्यूटर खुल जाएगा जो कि अगेन फ्री है। वीएम का जो सोल्यूशन होता है वो फ्री होता है, उसमें कोई आपको कॉस्ट नहीं आती है, जस्ट यू नीड टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड। और उसके अंदर आप अपने ऑफिस के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं वो सारे लगा दीजिए। तो जब ऑफिशियल वर्क करेगा तो उस एम्प्लॉय को बोलिए कि वीएम में काम करना है, और जब उसको कंप्यूटर को पर्सनली काम करना है तो वो पर्सनल में यूज करे। तो एक ही कंप्यूटर के दो बन जाएंगे, उसमें वो अपने गेम भी खेल सकेगा, अपने जो भी वेबसाइट में जाना चाहता है वहां भी जा सकेगा, और उससे जो वायरस या मेलवेयर आपके कंप्यूटर में आ रहा है वो आपके ऑफिस में नहीं आएगा, क्योंकि वो जब वीएम में जाएगा तो उसके कंप्यूटर से कोई भी डेटा उसके वीएम में ट्रांसफर नहीं होगा। ये कंट्रोल लगाया जा सकता है। वीएम सिर्फ आपके ऑफिस से कम्युनिकेट करे, ऐसी एक मैकेनिज्म आप अगर एस्टैब्लिश करते हैं, और ये सभी लोग 5 से 10 वाली जो फर्म्स हैं वो भी बड़े आराम से कर सकती हैं। वीएम का कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होता, वीएम इज फ्री। लेकिन वीएम में ये देखा गया सर कि सर्वर से जब वीएम को अटैच करते हैं तो उसमें स्पीड कम हो जाती है, वर्किंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो उसका तो बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ी सी रैम बढ़ा लीजिए आप अपने कंप्यूटर पे। क्योंकि वीएम में जब होती है रैम स्प्लिट हो जाती है आपके कंप्यूटर की अनफॉर्चुनेटली। तो आजकल तो रैम कोई बहुत महंगी होती नहीं है, 2-3 हजार रुपए में 4 GB की रैम लग जाती है। तो आप अपने कंप्यूटर में 4 GB की रैम बढ़ा लें और वीएम को 4 GB डेडिकेटेड रैम दे दें, तो आपका आराम से काम चलेगा। मुझे नहीं लगता कि फिर स्पीड में कोई बहुत फर्क पड़ेगा। It will not affect at all. It is just a matter of a little bit of a RAM. थैंक यू वेरी मच सर। आपके सारे अच्छा, एक सर बीच में हमने एक प्रॉब्लम फेस की थी, एक मेंबर हमारे सीकर से उनकी क्वेरी आई थी, वो इस सेशन को शुरू करने से पहले ही आई थी, और वो क्वेरी कि उनका सिस्टम से सारा डाटा हैक हो गया, एंड नाउ हैकर स्टार्टेड आस्किंग फॉर रैंसम। ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर आई बिलीव $200। तो साहब आपको अगर ये डाटा चाहिए तो आपको $200 देना पड़ेगा। तो जब सिस्टम से अगर डाटा मेरा हैक हो जाता है या सिस्टम हैक हो जाता है तो उसका कोई मेजर है सर उस डाटा को रिट्रीव करने का? मतलब रैंसमवेयर आ गया होगा, उनका डेटा जो है उसने एनक्रिप्ट कर दिया होगा। तो देखिए ऐसा होता है, यस सर, जब रैंसमवेयर आता है तो रैंसमवेयर की एक स्क्रीन आती है जिस पे लिखा हुआ आता है कि योर सिस्टम हैज बीन हैक्ड और एनक्रिप्टेड। तो उस पर्टिकुलर स्क्रीन पर देखना पड़ेगा कि वो कौन सा रैंसमवेयर है। कुछ रैंसमवेयर को हम लोगों ने अभी तक ब्रेक कर दिया है, तो अगर ऐसा वो रैंसमवेयर है तो वो ब्रेक हो जाएगा। और कुछ रैंसमवेयर ऐसे हैं जिसमें अभी ब्रेकिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो उसका वेरिएंट देखना पड़ेगा, उसका वर्जन देखना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाएंगे। कुछ रैंसमवेयर ऐसे हैं जिसमें कि इसको ब्रेक किया जा सकता है। अदरवाइज जो बिटकॉइन में या जो भी वो पैसे मांगते हैं, अब उसको देने में डबल रिस्क है। अगर देने के बाद भी उसने नहीं आपका डिक्रिप्ट किया तो आप कुछ कर तो सकते नहीं, वो तो एक इनविजिबल क्रिमिनल है। और बाकी अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वन कैन पे एंड ट्राई टू गेट दैट डन। और अगर आप ये जो साइबर हाइजीन हमने सारी बताई हैं, जो सारे आपको तरीके बताए हैं अपने आप को सिक्योर करने के, अगर आप वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये रैंसमवेयर वगैरह आपके यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा, और आप बड़े आराम से वर्क फ्रॉम होम और अपने ऑफिस में इसको सिक्योरली, आपके क्लाइंट्स भी हैप्पी रहेंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बिकॉज देन यू आर नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय यू और योर स्टाफ्स प्रेजेंस इन द ऑफिस, इवन ऑन ए ऑफ डे और इवन फ्रॉम इवन इन अ डे व्हेन द ट्रैफिक जैम इज देयर और देयर आर अदर प्रॉब्लम्स, कहीं लॉकआउट हो रहा है, कहीं बंद हो रहा है, उस सबके बावजूद भी आपका ऑफिस बड़े आराम से काम करेगा। तो ये थोड़े से प्रिकॉशन है, बहुत महंगे नहीं है, बट मुझे लगता है ये हम सभी लोगों को जो स्मॉल मीडियम ऑफिस वाले भी हैं इनको लगा लें। ये बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, इनको आप लगाइए और आपकी जो एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो जो भी आपकी इसकी कॉस्ट आएगी वो कम से कम 20 से 50 गुना आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इतनी मेरी गारंटी है। फॉर ए स्मॉल ऑफिस आई एम टॉकिंग, बिग ऑफिस में तो बहुत ज्यादा गेन होते ही होता है, स्मॉल ऑफिस की भी आपकी 20 से 50 गुना तक एफिशिएंसी बढ़ेगी
तो ये तो सभी लोगों को इस्तेमाल करना ही करना चाहिए, टेंशन भी खत्म हो जाएगी और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, आपका डेटा भी सिक्योर है। Thank you very much, sir, for your wonderful session. I am sure all the members who are watching this live must have got their answers of their queries, and they must have enjoyed the session. And I am sure they all would be able to connect with Shri Anuj Agarwal ji directly also, as and when you have a problem. You have his number also, you have his email ID also, so you can connect with him. And you can take otherwise also help from him regarding if you face any challenge in terms of cyber security. He will be helpful in all the way. And I am really thankful to Shri Anuj Agarwal ji for his wonderful session. Now I request CA Dinesh Kumar Jain, Secretary CIRC, for his vote of thanks. CA Dinesh Kumar Jain ji. Thank you very much Atul sir. Thank you very much Anuj ji. सर आपका नाम अनुज है, लेकिन सर आपका एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और हमारे सारे मेंबर्स ने इस साइबर सिक्योरिटी का को लर्न करके काफी कुछ अंडरस्टैंड किया है। मेरा इन सभी से निवेदन है कि जिस तरह आपने समझाया कि आप अपने आप जो एंटीवायरस को अपडेट रखिए, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी जो सीकर वाला इश्यू हुआ है सर, वो सीकर वाला इश्यू इसीलिए हुआ था कि उनका एंटीवायरस एक दिन के लिए एक्सपायर हो गया था और उन्होंने लापरवाही करी उस एंटीवायरस को अपडेट करने के अंदर, और जिस दिन एंटीवायरस एक्सपायर हुआ उस दिन ही उनके ऊपर रैंसम अटैक हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी इसके अंदर लापरवाही नहीं करें, साथ ही साथ कोशिश करें कि जितने भी आपके पास में सॉफ्टवेयर हैं वो सारे लाइसेंस्ड वर्जन हो, जैसा कि अनुज जी ने बताया। हम नो डाउट ICAI भी इस बारे में प्रयास कर रही है और CIRC के लेवल पे भी हम इस बारे में प्रयास करेंगे कि इनकी प्राइस को कम से कम किया जा सके। साथ ही साथ जैसे आपने याद दिलाया कि जिस तरह के शादी के 7 वचन हम केवल सुनते हैं, उनको याद नहीं रखते, तो यहाँ पर आपसे निवेदन है सबसे कि जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, किसी ऐप को इंस्टॉल करें, तो उसकी जो कंडीशंस है उसको ध्यान से पढ़ लें कि उसमें कहीं कोई हमारी चीज अगेंस्ट पे तो नहीं है। इसके साथ ही साथ DSC के लिए हर सेमिनार में, हर वेबिनार में ये बात हो रही है कि आप क्लाइंट के DSC जहां तक हो सके अपने यहाँ पर नहीं रखें। ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसानदायक है। इसका जो भी दूसरा तरीका आप फॉलो कर सके वो तरीका फॉलो करें, क्योंकि DSC अगर हमारे यहाँ पर रहेगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल शायद हम लोग ही होंगे। और इसके अलावा जितने भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक है या व्हाट्सएप है या जूम है, नो डाउट अल्टीमेटली हम सबको हमारा विवेक ही यूज में लेना पड़ेगा। हम विवेक पूर्वक उन सॉफ्टवेयर का यूज करें तो शायद हम कभी भी उससे नुकसान नहीं उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच देवेंद्र सोमानी जी, इन्होंने CIRC में इतना अच्छा प्रोग्राम करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। अनुज जी ने अगेन आपका जो वास्ट एक्सपीरियंस है हम सब मेंबर्स के, थैंक यू वेरी मच। और मैं अपना प्रेजेंटेशन CA अतुल अग्रवाल जी को शेयर कर दूंगा, तो वो फिर उनके माध्यम से आप सभी लोगों को मिल जाएगा आई एम श्योर। और मेरे ईमेल पर और मेरे फोन पर कभी भी कोई मेंबर हमारे मित्र कोई भी संपर्क करना चाहें तो उनका हर समय स्वागत है। सर आज का प्रोग्राम भी रिकॉर्डेड है सर, ये YouTube पे लाइव रहेगा। ये जब भी मेंबर्स बहुत बढ़िया यस दे कैन से। थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया है, मैं आपकी बहुत बहुत तारीफ करूंगा कि आपने Zoom का लिमिटेड यूज किया और आपने उसको YouTube के माध्यम से सभी को दिया, तो एक प्रकार से एक सावधानी भी आपने बरत ली और Zoom का आपने फायदा भी उठा लिया। तो ये बहुत ही स्मार्ट है आपके पार्ट पे, इट्स वेरी स्मार्ट ऑन योर पार्ट कि आपने मेंबर्स को रिस्क में डाला भी नहीं और सर कम से कम फायदा है वो आपने उठा भी लिया। वेरी नाइस। यस सर, कम से कम 400-500 मेंबर इसके रिस्क से बच गए सर। जितने भी CIRC के प्रोग्राम हो रहे हैं वो सब YouTube पे इसीलिए आ रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू एवरीवन।